हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एड्यूग्रोन में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ रोशनी गौतम और मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाऊंगी। तो हमने स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग जो कि पार्ट ए में आता था उसको कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाके देखिए। और पार्ट बी का हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लिया कि फाइनेंस को कैसे कैसे मैनेज किया जाए। बहुत सिंपल टर्म्स में मैंने समझाया है, तो आप उसको देखिए, अच्छे से आपको समझ आएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको सारे नोट्स जो भी लेक्चर पढ़ाया जाता है उसके वन टॉपिक, सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, तो आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप इसको नोट्स को पढ़ के अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो आज हम चैप्टर 10 करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, और इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, तो अच्छे से देखिए। अगर समझ नहीं आया तो रिपीट पे देखिए। वैसे मैं टर्म्स के वीडियो शॉर्ट वन मिनट वीडियोस भी लेके आती हूँ, तो उसको भी देखिएगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होगा, ताकि आप जो केस स्टडी आता है उसको अच्छे से कर पाए। तो फर्स्टली देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट की मीनिंग क्या है। तो बच्चों, जो फाइनेंशियल मार्केट की मीनिंग है, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? एक मार्केट होता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो लेकिन उस फाइनेंस को रेस करने के लिए मार्केट होता है, जहां पर जिसने सेव किया है पैसे, वो सेव करके उस मार्केट में आएगा। और किसी को जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, सेविंग वाले मनी को लेके और इन्वेस्ट करेगा और उससे प्रॉफिट कमाएगा, और जो सेविंग का अमाउंट था उससे ऐड करके उसको पैसे देगा। तो ये समझ आ गया आप लोगों को कि यहाँ पे आप देखिए, फाइनेंशियल मार्केट आर द इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट बाय विच सेविंग, जो सेव किया वो क्या होता है, जनरेटेड इन द इकोनॉमी और चैनलाइज इनटू द एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द इंडस्ट्रीज। जो सेविंग था उसको लेके आया गया मार्केट में, इन्वेस्टर ने उसको लिया, इन्वेस्ट किया, उससे प्रॉफिट अर्न किया, और सेविंग प्लस एक्स्ट्रा मनी उस सेविंग जिसने सेव किया था उसको दे दिया गया। तो यहाँ पे सेवर्स, जो सेव कर रहा था उसने भी प्रॉफिट अर्न किया, और इन्वेस्टमेंट, उसके पास पैसे नहीं थे बट उसके पास नॉलेज था, उसने सेव करके प्रॉफिट अर्न किया, और फिर उसके बाद वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये सारे एक्सचेंज हो रहे हैं। फाइनेंस का एक मार्केट है, उसमें सारे एक्सचेंज कर रहे हैं फाइनेंस को, कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कोई सेव कर रहा है। तो ये सारे चीज जहां पे होता है वो क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट होता है। ठीक है, फाइनेंस को मोबिलाइज किया जाता है, चैनलाइज किया जाता है। इट इज अ मार्केट ऑफ क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट को एक्सचेंज किया जाता है और उसको क्रिएट करके, एड ऑन करके मल्टीपल रुपीस को किया जाता है और उससे पैसे अर्न किया जाता है। और ये जो चीज यहाँ पे होता है उसको फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए वन बाय वन फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट का? तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, जो सेव किया था, जिस हाउस होल्ड जो होती हैं वो सेव करती हैं, बट अगर वो बैंक में डिपॉजिट कराएंगे ना बच्चों, तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिलता है, बट उनका इन्फ्लेशन भी मिलता है। तो इन्फ्लेशन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल हो जाते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा मनी तो मिला ही नहीं। वो उनको समझ नहीं आता, बट इन्फ्लेशन वो देखते नहीं है। बट अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में शेयर्स करते हैं, डिवेंचर्स करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे बहुत सारा प्रॉफिट अर्न होता है। अगर किसी भी इंसान को फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज है तो फाइनेंशियल मार्केट में पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर क्या आ गया, फंक्शन। तो मोबिलाइज कर दिया, सेविंग को मोबिलाइज करके एड ऑन पैसे करके उसको दे दिया गया। चैनलाइज देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव एसेट्स। उस सेविंग को बैंक में रखने की वजह उस इन्वेस्टर को दिया गया, ताकि वो इन्वेस्ट करे और उससे प्रॉफिट अर्न करे और फर्दर उसको इन्वेस्ट करे। तो ये प्रोडक्टिव एसेट्स में उसको इन्वेस्ट किया जाता है सेविंग, कि अगर बैंक में रखेंगे तो बैंक में भी क्रेडिट क्रिएशन होता है, बट उतना इफेक्टिव जो प्रोडक्टिव होता है उस पैसे का उसमें नहीं होता, जितना कि फाइनेंशियल मार्केट में होता है। तो
फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है फाइनेंस को और सेविंग को मोबिलाइज करने के लिए और प्रोडक्टिव एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो सेकंड जो है फैसिलिटेट द प्राइस डिस्कवरी। हम डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा होगा। एक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई वर्क करती हैं और जो अब जहां पे ये दोनों मिलती है उसे वहां पे प्राइस डिसाइड होता है। सेम फाइनेंशियल मार्केट में भी डिमांड कौन कर रहा है? इन्वेस्टर कर रहा है। सप्लाई कौन कर रहा है? जिसने सेव किया है। तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों मीट करेंगे, वहां पे उस जो भी फाइनेंस का प्राइस है वो डिसाइड होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट में भी ऐसे ही प्राइस डिसाइड होता है। किसका हो रहा है? शेयर्स का हो रहा है, बॉन्ड्स का हो रहा है। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। किसी भी इन्वेस्टर को पैसा चाहिए, अब वो कहाँ जाएगा? और बिल्कुल अर्जेंसी में चाहिए। अब आगे जाके हम देखेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, और उसको पैसा चाहिए तो कहाँ जाएगा? वो मनी मार्केट में जाएगा और उसको पैसे लेगा और वो इन्वेस्ट करेगा। तो लिक्विडिटी मीन्स कि जल्दी से जल्दी उसको पैसे मिल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये कौन प्रोवाइड कराता है? फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड कराता है। फोर्थ क्या है बच्चों? रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। पहले क्या होता था कि जो सेव कर रहा है और जो इन्वेस्टर जो ले रहा है, जो डिमांड कर रहा है, उन दोनों के बीच में एक मिडल मैन वर्क करता था और वो क्या चार्जेस करता था। इस वजह से जो सेवरर है, जो सेव कर रहा है, उसकी बेनिफिट भी उतनी नहीं होती थी जितनी होनी चाहिए, और इन्वेस्टर को भी ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो क्या हुआ? जो मार्केट सेबी हो गए, सेबी जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, उन्होंने रूल्स बनाए कि जो मिडल मैन है उसको हटा दो। तो जो सेव कर रहा है और जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, वो मार्केट में आएंगे, एक दूसरे से पैसे एक्सचेंज करेंगे, जो देना है देंगे, और इसकी वजह से क्या था? वो कॉस्ट था इन्वेस्टर का, जो मिडल मैन जो वर्क कर रहा था, कॉस्ट उसका रिडक्शन हो गया। तो फाइनेंशियल मार्केट ने रिड्यूस कर दिया वो कॉस्ट को। ओके, अब हम मनी मार्केट पढ़ेंगे। देखिए, हम इस चैप्टर में फाइनेंशियल मार्केट में दो टाइप के मार्केट पढ़ेंगे, दैट इज मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट फर्दर स्लाइड में है, फर्स्टली हम मनी मार्केट पढ़ेंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लीजिए आप लोग। फर्स्ट हम क्या देखेंगे? ये शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करती हैं। शॉर्ट टर्म जहां पे मनी का लेन देन होता है, दैट इज मनी मार्केट। और शॉर्ट टर्म मीन्स क्या? 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए जहां पे मनी एक्सचेंज होगा वो हो गया, क्या होगा? मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म है तो लो रिस्क है। अनसिक्योर और सिक्योर क्या होता है? जब कोलेट्रल किसी एसेट के अगेंस्ट कोलेट्रल रखा जाता है ताकि फ्यूचर में क्लेम किया जाए, दैट इज सिक्योर बॉन्ड्स या कुछ भी। ठीक है। अनसिक्योर मतलब कि एक बोल दिया, मैंने आपको बोल दिया ऐसे हवा में कि हाँ मैं आपको पे कर दूंगा, लेकिन अगर मैंने आपको पे नहीं किया तो आपके पास कोई क्लेम करने के लिए कोई चीज नहीं होगी, कोलेट्रल नहीं होगा कि आप उस कोलेट्रल को बेच करके अपना रिकवर करा लो। तो अनसिक्योर, नो क्लेम्स, हवा में बोल दिया कि हाँ हम पे कर देंगे, दैट इज अनसिक्योर। अनसिक्योर है तो लो रिस्क है, लो रेवेन्यू मिलेंगी इसमें। ठीक है। और एवरी डे के लिए वर्किंग कैपिटल माना जाता है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमने पिछले चैप्टर में फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को कवर किया था। अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तो शॉर्ट टर्म जो फंड्स है वो रेज किया जाएगा। और किस मार्केट में किया जाएगा? मनी मार्केट में किया जाएगा। और जो ये मार्केट है ना बच्चों, इसका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है कि दिल्ली में है, मुंबई में है। हम मार्केट्स भी देखेंगे दो जो वो डील करती हैं, बट इनका कोई फिजिकली मार्केट नहीं है। जो ट्रेजरी बिल होती हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, इनका कोई फिजिकली लोकेशन नहीं है ये इसलिए तो ये किसके थ्रू वर्क, आप सोचोगे तो किसके थ्रू ये काम करते हैं? तो इंटरनेट के थ्रू काम किया जाता है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। जब टेम्परेरी रिक्वायरमेंट के लिए मनी चाहिए किसी इन्वेस्टर को, तो मनी मार्केट में जाएगा। ओके। अब इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एंड कॉल मनी। वन बाय वन चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है?
ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कॉमन लैंग्वेज में समझिए कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे चाहिए तो आरबीआई इशू करता है ट्रेजरी बिल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे चाहिए तो आरबीआई उनके बिहाफ पर इशू करता है ट्रेजरी बिल फॉर शॉर्ट टर्म। क्यों शॉर्ट टर्म? क्योंकि हम मनी मार्केट पढ़ रहे हैं और प्राइस दिया जाता है जो कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है इस पे, और मिनिमम इसका क्या होता है ₹25 का होगा ट्रेजरी बिल। ठीक है, 2500 का ट्रेजरी बिल होगा और इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जीरो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ओके, तो नेगोशिएट करके उसको फ्री ट्रांजेक्शन्स होता है। गवर्नमेंट को जब मनी चाहिए तो वो ट्रेजरी बिल करती हैं और इसे हम जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए रेज किया जाता है। ठीक है, कमर्शियल पेपर्स बच्चों क्या होता है? चलिए देखिए, कमर्शियल पेपर्स क्या होता है। मनी मार्केट तो शॉर्ट टर्म, अनसिक्योर्ड है मैंने आपको बताया। ये प्रोमिसरी नोट होती हैं जो कि जिनकी मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस है, बिलिंग है, मतलब गुडविल है कि हाँ जो ये इंसान है उसकी जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज होती रहती है, तो उससे खरीदेंगे लोग। वो कंपनी रेस करेगी और उसके जो बॉन्ड्स होते हैं, उसके जो शेयर्स होते हैं वो लोग खरीदेंगे। क्या अगर हम और आप आ जाए मार्केट में और बोलेंगे हमारे कमर्शियल पेपर्स और शेयर्स बॉन्ड्स खरीद लो, क्या कोई खरीदेगा? क्योंकि हमारी मार्केट में कोई गुडविल नहीं है, हमारी लार्ज क्रेडिट नहीं है, हमारे शेयर्स के प्राइस बहुत कम है। तो जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस होती है मार्केट में वो रेज करता है एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और नॉर्मली कितने दिन के लिए करता है? 15 डेज के लिए करता है। ठीक है, कमर्शियल पेपर। कॉल मनी, अगर कोई बैंक को अपने सीआरआर मीन्स कैश रिजर्व रेशो, और वो किसके पास मेंटेन करता है? आरबीआई। उसको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए तो वो किससे करेगा? किसी और बैंक से कॉल इमरजेंसी के में पैसे ले लेगा और विद इन 15 डेज में उसको लौटा देगा वो बैंक। ये होता है कॉल मनी। कॉल से ही समझ आ रहा है कि हमें इमरजेंसी में ऑन डिमांड मनी चाहिए तो कॉल मनी रेज होता है। ठीक है, मार्केट्स में। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है। इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल कौन हो गया? फर्म हो गया, इन्वेस्टर हो गया, और नॉर्मली ये कितने डेज के लिए? 91 डेज के लिए या फिर 365 डेज के लिए होता है। ओके, फिफ्थ है कमर्शियल बिल्स। अब कमर्शियल बिल्स क्या होते हैं? एक बायर और सेलर होता है। सेलर ने कुछ चीज सेल किया बायर को, बट बायर ने उस टाइम उसको पैसे नहीं दिया। उसने क्या किया? उसने कमर्शियल बिल्स दे दिए। अब सेलर को पैसे की जरूरत हो गई, जब उसकी मैच्योरिटी टाइम से पहले ही उसको पैसे की जरूरत हो गई, तो वो कमर्शियल बिल जाता है बैंक में और उसको एक्सचेंज करता है कि आपको अगर ये चाहिए तो आप इसको कमर्शियल बिल को दे दीजिएगा, और जो वो पैसा देगा तो उसको लौटा देगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ, ये आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। चलिए, जैसे कि देखिए, सेलर है और बायर है। बायर ने पैसे वो गुड्स एंड सर्विसेज लिया बट पैसे नहीं लिया, उस पैसे नहीं दिया, कहता बाद में दे दूंगा इतने मैच्योरिटी। बट सेलर को पैसा चाहिए तो क्या करेगा? कमर्शियल बिल्स इशू करेगा किसी को पेमेंट करने के लिए, करने के लिए। जो थर्ड पर्सन होगा ना बच्चों, जिसको उसने कमर्शियल बिल्स दिए हैं, वो बैंक में जाएगा और बैंक में जाके उस कमर्शियल बिल को ले लेगा, और जब बायर, ये जो बी पार्टी था, उसको जब वो एक्सचेंज करेगा तो उसको बैंक वो अमाउंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करके बैंक उसको पैसे थर्ड पार्टी को दे देगा। दैट इज कमर्शियल बिल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं।
अब हमने मनी मार्केट पढ़ा, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म की फाइनेंस चाहिए तो मनी मार्केट में जाओ और फाइनेंस कर, और उसके इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए। अब कैपिटल मार्केट में क्या होता है, वहां पे शॉर्ट टर्म डीलिंग हो रही थी और यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग टर्म डीलिंग होगी। कैपिटल मार्केट आर वेयर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर चैनलाइज्ड बिटवीन supplier and people or instrument which are capital to lend or invest those in those in need. Supplier typically include bank, investor, while those who seek capital are business, government और individuals. कैपिटल मार्केट बच्चों क्या होता है, जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए तो आप इस मार्केट में जाओ। यहाँ पे बहुत सारे रोल्स करते हैं, कौन कौन रोलर है, कौन कौन सा वर्क करता है। बैंक और इन्वेस्टमेंट वर्क करते हैं, और जो बैंक और इन्वेस्टर जो होते हैं, फाइनेंशियल बैंक्स आपने पढ़ा होगा। तो फाइनेंशियल बैंक्स जो पैसे देते हैं, बैंक जो पैसा देता है और किसको देता है, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट्स या किसी इंडिविजुअल पीपल को चाहिए। तो यहाँ पे मनी का एक्सचेंज होता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। ये दो टाइप का होता है। यहाँ पे पहले फीचर्स देख लेते हैं, चलिए फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स हमने पढ़ा था, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया, लॉन्ग टर्म फंड रेज करना होता है तो कैपिटल मार्केट में जाइए। हाई एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, जहां पे लॉन्ग टर्म हो जाएगा तो रिटर्न्स हाई होगा एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे हाई रिटर्न्स मिलता है। लिक्विडिटी आर लोअर सेफ, क्योंकि ज्यादा रिस्की होता है। लॉन्ग टर्म के लिए है, क्या फ्लक्चुएशन होंगी प्राइस में, इन्फ्लेशन कितना होगा, तो इस वजह से क्या है, रिस्की है। ओके, लेसर आउटले रिक्वायर्ड एज यूनिट वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोलेट्रल होता है रिस्की होता है, हाई रिटर्न्स होते हैं, जहां रिस्की होगा वहां हाई रिटर्न्स होगा, लॉन्ग टर्म है तो हाई रिटर्न्स होगा। तो ड्यूरेशन मेनली कितने दिन के लिए होता है, मोर देन 1 ईयर। मनी मार्केट में हमने क्या पढ़ा था, लेस देन 1 ईयर। कैपिटल मार्केट क्या है, मोर देन 1 ईयर। यहाँ पे दो मार्केट वर्क करती हैं, दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट बच्चों वो मार्केट होता है जहां पर फर्स्ट टाइम जो बॉन्ड्स हैं या फिर शेयर है इशू किया जाता है फर्स्ट टाइम मार्केट में। अगर पेटीएम या जियो है, फर्स्ट टाइम मार्केट में आई और उसने नया बॉन्ड और नया शेयर इशू किया है मार्केट में, दैट इज प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर है, पेटीएम में पेटीएम ने एक शेयर इशू किया, उसको फिर से इशू किया, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट में कंपनीज, वो डिफरेंस हम पढ़ेंगे क्या क्या है, चलिए नया आगे स्लाइड में। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, चलिए वो देख लेते हैं आप हम लोग। देखिए, न्यू इशू मार्केट, न्यू इशू मार्केट है जहां जब नया इशू मार्केट में आएगा, दैट इज प्राइमरी मार्केट। ट्रांसफर इन्वेस्टेबल फंड फ्रॉम सेवर टू एंटरप्रेन्योर, सेव कर रहा है उसको एंटरप्रेन्योर का दे रहा है। ये यहाँ पे देख लिए। फंड्स यूज फॉर सेटिंग ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, अब फंड्स की जरूरत क्यों होती है, जब न्यू प्रोजेक्ट को सेटअप करना पड़ता है, एक्सपेंशन करना पड़ता है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब बढ़ाना होता है, मॉडर्नाइजेशन, ओल्ड है, ट्रेडिशनल चीजें रिक्वायर्ड हो रही हैं, उसको मॉडर्न करना है, तब जरूरत पड़ता है एग्जिस्टिंग फॉर्म को मॉडर्नाइज करने। मर्जर, ए थी कंपनी और बी थी, दोनों ने मर्ज हो गया, ए और बी हो गई। ठीक है, तो उसके लिए भी फंड्स की जरूरत होती है। तो सब चीजों के लिए क्या, इन सब के लिए क्या किया जाता है, शेयर्स लाए जाते हैं मार्केट में, शेयर्स लाके उससे पैसे अर्न किया जाता है, उससे पैसे अर्न करके इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे कि आप गवर्नमेंट भी देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट में अपने शेयर्स और बॉन्ड्स बेचती हैं और जो पैसे होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करती हैं। वैसे ही कंपनीज और फार्म भी करती हैं। तो आप नॉर्मली मैन लैंग्वेज में समझिए, तो जब फर्स्ट टाइम पे कोई कंपनी या गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती हैं, दैट इज प्राइमरी मार्केट। अब मेथड्स देख लेते हैं। मेथड,
मेथड इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों? मेथड देखिए, मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू इन प्राइमरी मार्केट। जब हम न्यू इशू करते हैं, शेयर्स को लेके आते हैं मार्केट में, तो किस किस वे से लेके आते हैं? फर्स्ट क्या है? ऑफर थ्रू द प्रोस्पेक्टस, जो कि ट्रेडिशनल वे है। एक प्रोस्पेक्टस बना दिया, उसमें रूल्स रेगुलेशंस, इतने प्राइस है, उसको लेके आगे मार्केट में, तो वो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, पेपर वर्क जहां पे होता है। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल्स क्या होता है? जिस कंपनी को या गवर्नमेंट को चाहिए तो एक ब्रोकरेज को हायर कर लिया जाता है, उसको दे दिया जाता है शेयर्स, और वो ब्रोकरेज मार्केट में जाएगा, मींस थर्ड पार्टी मार्केट में जाएगा और लोगों को शेयर्स एंड बॉन्ड्स दे दिया जाएगा, और उससे पैसे अर्न करके वो ब्रोकरेज चार्ज लेगा, और फिर वो जो जिसकी शेयर्स थी उसको दे दिया। ठीक है, तो बीच में मिडल मैन आ गया, मतलब ऑफर फॉर सेल्स। ठीक है, यहां पे देखिए स्टॉक ब्रोकर होता है, तो मेथड होता है सिक्योरिटी ऑफर सेल इंटरमीडिएट्स मिडलमैन। स्टॉक ब्रोकर जिसे कहा जाता है, सेल कंपनी सेल सिक्योरिटी टू इंटरमीडिएटरी ब्रोकर्स एट अ एग्री प्राइस, वो दोनों एग्री कर लेते हैं प्राइस को, एंड देन द ब्रोकर रीसेल द इन्वेस्टर एट हायर प्राइस, और फिर ब्रोकर मार्केट में लेके आता है उस सिक्योरिटी को, और वो अपने अकॉर्डिंग उस चीज को लोगों को देता है। ऑफर फॉर सेल हो गया। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट कोई कंपनी और गवर्नमेंट सिलेक्टेड कंपनीज को या सिलेक्टेड इंडिविजुअल को जब देती हैं तो प्राइवेट प्लेसमेंट्स होती हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, जब सिलेक्टेड इंडिविजुअल, कोई ब्रोकर कोई मिडलमैन नहीं आ रहा है, जब सिलेक्टेड इंडिविजुअल को दे दिया जाता है बॉन्ड्स एंड शेयर्स, उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। राइट इशू क्या है कि अगर कोई कंपनी है और उसने क्या किया, ए को उसने शेयर्स बेचे थे इन पास्ट में, बट अगर प्रेजेंट में फिर से उसको शेयर्स बेचने हैं या शेयर इशू करने हैं, तो वो ए को ही एग्जिस्टिंग जो भी है शेयर होल्डर उसी को बेचेगा। दैट इज राइट इशू। ई आईपीओ क्या होता है? ई आईपीओ मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक, जब ऑनलाइन चीजें होती हैं, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो जो ये बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल एसेट्स का जब ऑनलाइन होता है, दैट इज ई आईपीओ। ओके, देखिए ऑनलाइन सिस्टम स्टॉक एक्सचेंज, ऑनलाइन सिस्टम एग्रीमेंट्स, उन दोनों उनके पास निफ्टी देखते होगे, सेंसेक्स देखते होगे, तो ये सब क्या हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है। तो हमने ये देख लिया मेथड ऑफ न्यू इशू इन प्राइमरी, प्रोस्पेक्टस के थ्रू, ब्रोकरेज के थ्रू, एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल है उसी को बेच दिया, जो एक सिलेक्टेड जो जिसकी गुडविल, जिसका रिलेशन अच्छा है उसी को बेच दिया। ई आईपीओ मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक के बेस से किया गया, उसके थ्रू। अब हम सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंडरी मार्केट जब क्या होता है कि जब सेकेंड टाइम जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थी उसको सेकेंड टाइम फिर से इशू करना है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। कब? यहाँ पे देखिए, रिफर टू द मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर बाउट एंड सोल्ड। जब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को बाय एंड सेल करेंगे, दैट इज सिक्योरिटी मार्केट। इसका क्या है? कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शंस। जरूरी नहीं है कि कंपनी आई, पेटीएम आएगा, जियो आएगा और उसी को बाय एंड सेल करेगा सिक्योरिटी को। जो इन्वेस्टर जिसने शेयर्स पहले लिया था, फर्स्ट टाइम पे लिया था शेयर, जिसने ए ने लिया था, वो अब क्या करेगा? किसी और को दे देगा, बी को। तो यहाँ पे कंपनीज तो इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या हो गया? यहाँ पे कंपनीज इन्वॉल्व नहीं होती। इट इज अ बिटवीन द टू इन्वेस्टर, यहाँ बिटवीन द टू इन्वेस्टर ए और बी के साथ हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है? फीचर्स क्या है देख लेते हैं। क्रिएट लिक्विडिटी, इससे क्या होता है? इकोनॉमी में लिक्विड हो रहा है, जिसको जरूरत है वो बाय एंड सेल कर लो। ए को जरूरत है, ए ने किया, फिर बी सी को जरूरत है, बी ने सी को बेच दिया, डी को जरूरत है, सी ने डी को बेच दिया। तो ये सारे क्या लिक्विडिटी मेंटेन करके रख रहे हैं। फिक्स लोकेशन,
जो बच्चों प्राइमरी मार्केट है ना, उसका फिक्स लोकेशन नहीं होता, वेयर एज सेकेंडरी मार्केट में इसमें एक लोकेशंस है, वो कहाँ कहाँ है वो हम फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। कम्स फ्रॉम प्राइमरी मार्केट, अनकरेज न्यू इन्वेस्टर, मतलब यहाँ पे कंपनी प्राइमरी मार्केट में जो था वो एक कंपनी बाय एंड सेल कर रही थी, ठीक है। बट यहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट है वो इन्वेस्टर जो जिन्होंने शेयर लिया वो किसी और इन्वेस्टर को, फिर उस इन्वेस्टर ने किसी और इन्वेस्टमेंट को, तो यहाँ पे इन्वेस्टर अपने मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, मनी रेज कर रहे हैं, तो ये सब हो गया। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पे हमने हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े, फिर हमने मनी मार्केट पढ़ लिया, मनी मार्केट में क्या पढ़ा, उसके इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, कैसे कैसे रेस होता है, फिर कैपिटल मार्केट पढ़ा, जब लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए तो कैपिटल मार्केट जाओ और उससे मनी को रेस करो। फिर आ गया इंपॉर्टेंट, अब स्टॉक्स एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, शेयर मार्केट्स क्या होते हैं, ये देख लेते हैं। तो बच्चों जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं विच प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड, एक जैसे स्कूल होता है ना आपको, वो प्लेटफॉर्म है ताकि आप एजुकेशन वहां से ले लो, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है, एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे लोग बाय और सेल कर सके एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी का, जो सिक्योरिटी है मार्केट में, न्यू इशू हो गया या फिर जो भी सिक्योरिटी का बाय एंड एक्सचेंज करना हो तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, शेयर मार्केट में जाएंगे। इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कौन कौन से सिक्योरिटीज, हमने शेयर्स पढ़ा था 11th क्लास में, डिवेंचर्स पढ़ा था, प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा था, रिटेन अर्निंग जो कि कंपनी खुद के पास रखती है, लोन्स पढ़े थे, इनटू अ मनी एंड वाइस वर्सा। तो स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग बाय एंड सेल कर सकते हैं अपने सिक्योरिटीज को, और सिक्योरिटी क्या है, शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स होंगे, डिवेंचर्स होंगे, तो ये सब चीजें। अब इसके थोड़े एक्सचेंज देख इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, उल्टा था स्लाइड, ठीक है। अब फंक्शंस क्या है स्टॉक एक्सचेंज का वो देखिए, गिव लिक्विडिटी, ये मार्केट जो होती है ना फाइनेंशियल मार्केट, वो लिक्विडिटी, जैसे ही लोगों को जरूरत हुई पैसों की वो मार्केट में जाएंगे और पैसे ले लेंगे। मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट में पढ़ा था, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी जो ऑलरेडी मार्केट में सिक्योरिटी है उसको बाय एंड सेल करेंगे, दैट इज ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, मैंने आपको क्या बताया था, डिमांड एंड सप्लाई से, डिमांड एंड सप्लाई से एक प्राइस डिसाइड हो रही है फाइनेंस की, दैट इज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज कराती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस क्यों है यहाँ पे, एक जो सेबी है, सेबी इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या यहाँ पे मेन रोल प्ले करती हैं, क्योंकि कोई भी फ्रॉड हुआ, कोई भी इन्वेस्टर के साथ गलत हुआ, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई, तो सारा कुछ वो देखेंगी और जिसके साथ गलत हुआ उसको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। और ये सारी कौन करती है, एक रेगुलेटर होती है, एक इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि वर्क करती हैं, और ये सेफ्टी है, ओके। डी क्या है, कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सेविंग वो रखा रखा खराब हो जाए, वो अनयूटिलाइज चीजों पे खर्च होगा, उस सेविंग को मार्केट में लेके आना और मार्केट में इन्वेस्टर के थ्रू उसको एड ऑन करना, इन्वेस्टमेंट करना, और ये किसके थ्रू होता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, ठीक है। स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट, मतलब एड ऑन होना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सारी होगी। प्रोवाइड स्कोप फॉर द स्पेकुलेशन, यहाँ पे हेल्दी स्पेकुलेशन हो रहा है, ये यहाँ पे पॉजिटिव में लेके चलिए, नेगेटिव में मत लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पे जो एक रेगुलेटर है सेबी वो सारे चीज देखती हैं, एग्रीमेंट्स होती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लेके चला जाता है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किया जाता है, तो एक स्कोप होता है स्पेकुलेशन की, अपने मनी को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इकोनॉमी के लिए भी, इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए जरूरत है। अब एक हम इसमें देखेंगे बच्चों कि देखिए
कि एक ट्रेडिंग प्रोसीजर कैसे होता है, ट्रेड जब करते हैं तो उसका प्रोसीजर कैसे होता है। सिलेक्शन करते हैं, फिर एग्जिस्टिंग द ऑर्डर, प्लेसमेंट द ऑर्डर, ठीक है, ये सीक्वेंस में नहीं है, आगे जाके देखेंगे, फिर सेटलमेंट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से आप लोग समझिएगा। चलिए स्लाइड को रीड करेंगे, फिर हम इसको करते हैं। तो मैं इस इंपॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ, प्लीज इसको अच्छे से करिएगा। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, पहले जब मार्केट में आते हैं, स्टॉक मार्केट में आता है, तो एक ब्रोकर को सिलेक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कि स्टॉक्स एक्सचेंज में जिसको नॉलेज है। अब देखिए हम कॉमन पीपल चले जाए, ठीक है, हमें तो पता है, थोड़ा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मम्मी पापा, उनको फाइनेंशियल मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है, चलो नहीं है जिनके पास, तो वो क्या, एक ब्रोकरेज को, एक मिडल मैन को हायर करेंगे। तो फर्स्ट अ ब्रोकर इज सिलेक्टेड, एक ब्रोकर को सिलेक्ट किया जाता है, who should be a number of stock exchange and they can trade on the stock एक्सचेंज। ब्रोकर जो होता है ना बच्चों, उसके पास फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज होती है, किसकी शेयर हायर हो रही है, प्राइस हाई हो रहा है, किसकी शेयर की प्राइस कम हो रही है, सारी नॉलेज वो ब्रोकर के पास होता है। तो पहले हम सिलेक्शन करेंगे ब्रोकर को। फिर प्लेसिंग द ऑर्डर, ऑर्डर में क्या होता है, आफ्टर सिलेक्टिंग द ब्रोकर, ब्रोकर को हमने सेलेक्ट कर दिया। फिर इन्वेस्टर्स स्पेसिफाई द टाइप एंड द नंबर ऑफ सिक्योरिटी दे वांट टू बाय एंड सेल। जो इन्वेस्टर था, जिसको चाहिए था एक्चुअल मनी, वो देखेगा कि कौन से टाइप और कितने नंबर की सिक्योरिटी उसे चाहिए, ओके, और बाय एंड सेल करेगी। फिर थर्ड है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, और इसमें ये क्या होगा, प्लेसिंग द ऑर्डर में भी क्या होता है कि जो ब्रोकर होता है ना, वो देखेगा मार्केट में किसके प्राइस की, सिक्योरिटी की प्राइस हाई हो रही है, उसमें ही वो इन्वेस्टर का शेयर इन्वेस्ट करेगा। तो ये सब भी प्लेसिंग द ऑर्डर में होता है। एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, अब एग्जीक्यूट कर देगा ऑर्डर को, देख लिया किसकी प्राइस हाई हो रही है, उसको एग्जीक्यूट। ब्रोकर विल बाय एंड सेल द सिक्योरिटी एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इन्वेस्टर्स, उसने, ब्रोकर ने बता दिया इस ए वाले पर्सन की जो शेयर प्राइस है वो हाई हो रही है, प्राइस हाई है, ठीक है, हाई है, तो क्या करेगा, प्लेसिंग द ऑर्डर इस ए की, वो बोलेगा कि हाँ, ब्रोकर बोलेगा इन्वेस्टर को जाके कि इसकी प्राइस हाई है। जब इन्वेस्टर फॉलो करेगा, वो बोल देगा कि हाँ ये ठीक है, आप इशू कर दे, तो फिर क्या होगा, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को एग्जीक्यूट। अब लास्ट है सेटलमेंट। सेटलमेंट देख लेते हैं। सेटलमेंट क्या है बच्चों, ट्रांजेक्शन ऑन स्टॉक एक्सचेंज में भी कैरी आउट ऑन आइदर कैश बेसिस, पैसों के मतलब लिक्विडिटी फॉर्म में, कैरी ओवर बेसिस। The time period for which transactions are carry forward is referred to as account which vary from a fortnight to a month. ठीक है, एक मतलब 4 या 2 महीने के अंदर ये सारी चीजें हो जाती हैं। और ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग वन अकाउंट आर टू बी सेटल्ड बाय द पेमेंट फॉर परचेज और बाय डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स, और जब वो खरीद लिया जाता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, वही एक प्रूफ होता है, ठीक है, दिस इज अ प्रूफ ऑफ ओनर ऑफ द सिक्योरिटी। अगर किसी इंसान ने उस शेयर्स को खरीदा है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है बाय द एन इंडिविजुअल, जिसने, एक इन्वेस्टर ने उस शेयर को बेचा है, वो दिया जाता है, उसको वो देता है, ठीक है। अर्लियर द ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक टेक प्लेस थ्रू द पब्लिक ऑटोक्रेसी और ऑक्शन सिस्टम। ऑक्शन सिस्टम क्या होता है कि मतलब हम देखिए कि 20 का है, जो जिससे जितना हाई प्राइस वो देगा, उसको वो जो एक्सचेंज, वो सिक्योरिटी है, उसको मिल जाती थी, वो शेयर मिल जाता था। बट अब मार्केट में सारा कुछ ऑनलाइन बेसिस पे हो जाता है, ठीक है। नीलामी आपने सुना होगा, तो बेस्ट एग्जाम्पल है, विच इज नाउ रिप्लेस बाय द ऑनलाइन स्क्रीन, अब ऑनलाइन होता है, ठीक है, पहले ऑक्शन के थ्रू होता था, हाई रिस्क होती थी उसमें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, सब ऑनलाइन हो गया। मोर एवर टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ थेफ्ट
ठीक है, ट्रांजैक्शन डिले, और इन सब चीज़ों में क्या होता था, टाइम पीरियड, और वो जो प्रोमिसरी नोट्स दिया जाता है वो गुम हो गया, वो कुछ कुछ भी हो गया, उसका टीयर एंड वियर हो गया। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक फेस पे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे डीमेट अकाउंट, वो क्या है, ठीक है, आगे मैं आपको समझाऊंगी। एंट्री फ्रॉम अ होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड द मेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। अब आगे हमने क्या देखा कि एक मार्केट में किसी इन्वेस्टर को सिक्योरिटी बेचना है, वो ब्रोकर को हायर करेगा, फिर देखेगा, वो ब्रोकर जो है वो देखेगा कि किसकी शेयर की प्राइस हाई हो रही है, और वो सजेस्ट करेगा इन्वेस्टर को, फिर फाइनली इन्वेस्टर वो डिसाइड करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो बोलेगा ब्रोकर को, चलिए आप इसको अपने मेरी सिक्योरिटी बेच दीजिए। जो पहले बच्चों होता था ना, वो ट्रेडिशनल बेस से होता था, ऑक्शन के थ्रू होता था, नीलामी हो जाती थी कि ये शेयर है, कौन जितना हाई प्राइस देगा, वो हाई प्राइस जिसने दिया है उसको ये हमारी सिक्योरिटी और शेयर उसको मिल जाएगा। बट अब क्या हो गया है, ऑनलाइन बेसिस पे हो गया है, और जब वो लोग डिसाइड कर लेते हैं तो फिर जो इन्वेस्टर ने उसको एक प्रोमिसरी, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि हाँ ये सर्टिफिकेट है, और जब भी जो भी प्रॉफिट होगी मेरी कंपनी में उतना परसेंटेज आपको मिलेगा, इतना, जैसे अगर प्रेफरेंस शेयर है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर शेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग, डिवेंचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसके नॉर्म्स होते हैं जो कि आप 11th में कवर कर चुके हो, और मैं 1 मिनट वीडियोस भी लेके आती हूँ, उसमें भी आपको समझाया है मैंने, इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, चलिए नए टॉपिक पे, डिपॉजिटरी सर्विस एंड डीमेट अकाउंट। मैंने आपको बताया था ना डीमेट अकाउंट क्या होता है, चलिए देखिए। कीपिंग इन द माइंड ऑफ डिफिकल्टी ट्रांसफर ऑफ शेयर इन फिजिकल फॉर्म। पहले क्या होता था, फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर सिक्योरिटी का एक्सचेंज होता था। फिर सेबी जो एक रेगुलेटिंग बॉडी है, जो कि फाइनेंशियल मार्केट में जो भी रूल्स रेगुलेशंस, किसी के साथ फ्रॉड ना हो, कोई चीज अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं हो, वो क्या रेगुलेट करती हैं, सेबी रेगुलेट करती हैं, वो देखती हैं, ओके। डेवलप्ड अ न्यू सिस्टम, तो सेबी ने एक न्यू सिस्टम रेगुलेट किया और डेवलप्ड किया, विच इज ट्रेडिंग इन शेयर इज मेड बाय द कंपल्सरी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पहले फिजिकली फॉर्म में होता था, पेपर वर्क था, उसके बाद सेबी ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया, और जिसको फॉर्म अ डिपॉजिटरी सर्विस। अब इसको हम डिपॉजिटरी सर्विस सिस्टम कहते हैं, जिसको जो चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक वे से उसका अकाउंट बन जाएगा, और उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं, डीमेट अकाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। डिटेल में और पढ़ लेते हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। ये थोड़े ना टर्म्स हाई वो डिफिकल्ट हैं, तो बच्चों आप ध्यान से समझिए। तो डिपॉजिटरी सर्विस क्या है, जस्ट लाइक अ बैंक, जैसे बैंक में हम जाते हैं और अपनी मनी सेफ रखते हैं, जो कस्टमर है, सेवर्स हैं, वो क्या करते हैं, बैंक में जाती हैं और अपनी मनी रख लेती हैं, ताकि उनको ये लगता है कि उनकी मनी सेफ भी रहेगी और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। वैसे ही डिपॉजिटरी भी होता है, डिपॉजिटरी सर्विस भी सेम उसी की तरह होता है। कैसे, लाइक अ बैंक कीप सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, कौन से, शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, वो कौन करता है, डिपॉजिटरी सर्विस करती हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। जो इन्वेस्ट कर रहा है वो उसका अकाउंट बना दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन पे, लाइक अ बैंक। और कौन कौन सी हो गया, फंड्स, बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, ये सब, ठीक है। In a depository, a security account can be open. All the share can be depository. तो एक अकाउंट ओपन किया जाता है, उसमें सारे शेयर्स को डिपॉजिट किया जाता है, और दे कैन बी विड्रॉल और सोल्ड एनी टाइम्स। वो ऑनलाइन पे उसकी अकाउंट्स बन गई, और फिर उसके बाद उसको जब भी जरूरत होगी तो वो निकाल भी कर सकता है, और उसको फर्दर सेल भी कर सकता है टाइम टू टाइम। Share on the behalf of investor can given. At present, there are 2 depositories in India. देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में 2 डिपॉजिटरी हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड
और सेकंड है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। NSDL और CDSL जो एक है डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन करती हैं इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर वो अपने शेयर्स बॉन्ड्स अपने डिपॉजिट करता है और जब वो इन्वेस्टर चाहेगा उसको विड्रॉल भी कर सकता है, फर्दर सेल भी कर सकता है। और ये सारे जो हमने बैंक में जो डिपॉजिट करता है वैसे ही दो डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, डेट इज कौन सी है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेकंड क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ओके, दो ये चीज हैं जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोला जाता है और शॉर्ट में इसको हम डीपी बोलते हैं। समझ आ रहा है आप बच्चों को? बच्चों आप रिपीट, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप फिर से देखिए, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सर्विस क्या प्रोवाइड, जो दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट थे वो सर्विस क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, चलिए वो देते हैं। डीमेटेरियलाइजेशन, डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है, कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट टू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जब फिजिकली एक पेपर फॉर्म में होता था सर्टिफिकेट, अब उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम डीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं। और रीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट को फिजिकली सर्टिफिकेट में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज रीमेटेरियलाइजेशन। ओके, अब इसके फंक्शन देते हैं। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डन ऑन एक्सचेंज कनेक्टेड टू द डिपॉजिटरी। सेटलमेंट होती है एक्सचेंज की, फाइनेंस की। नाउ डे ऑनलाइन पेपर लेस ट्रेडिंग इन शेयर ऑफ द कंपनी इज कंपल्सरी इन इंडिया। डिपॉजिटरी सर्विस इज द नेम ऑफ दैट मैकेनिज्म इन द transfer of ownership in share take place means by the book entry without a physical delivery of share. When an investor want to deal in share or any company, he has to open the demat account. सिंपल टर्म्स में आपको बताती हूँ कि अगर किसी इन्वेस्टर को अपना अकाउंट खोलना है तो मैंने दो नाम आपको बताए जो कि NDLS है और एक क्या है, सेंट्रल DSL, ठीक है, SL। तो क्या है, ये दोनों कंपनीज हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोला जाता है। अब मुझे मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे अपने आप को क्या करना है, शेयर्स और इक्विटी बॉन्ड्स को बेचना है, तो मैं अपना नाम क्या करूंगी, रजिस्टर करा लूंगी ये डीमेट अकाउंट में, डिपॉजिटरी सर्विस अकाउंट में। और जब मुझे अपना बाय और सेल करना होगा तो मैं उसके थ्रू कर सकती हूँ। और यही चीज वो डीएम कराती है, डिपॉजिटरी जो पार्टिसिपेंट है। ओके, अब पहले क्या होता था, फिजिकल फॉर्म में मुझे एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता था, तो अब उससे वो क्या होगा, मेरे से गुम भी हो जाएगा। बट अब क्या होता है, ऑनलाइन प्रोवाइड करा दे। जो भी अगर मेरा एक फोन में ऑनलाइन अकाउंट है, अगर फोन मेरा गुम हो गया तो मैं सेकंड जब फोन लूंगी वही अकाउंट उसमें ओपन करके मैं अपना बाय एंड सेल कर सकती हूँ। तो ये सब चीजें चेंज हुई हैं। और किसने किया है, सेबी ने किया है। ओके बच्चों, अब क्या है देखिए कि 4 प्लेयर हु पार्टिसिपेट इन द सिस्टम, 4 प्लेयर होते हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। फर्स्ट है द डिपॉजिटरी, द डिपॉजिटरी इज अ इंस्टीट्यूशन। कितने हैं, 2 इंस्टीट्यूशन। होल्ड द शेयर ऑफ इन्वेस्टर, ये क्या करती हैं, होल्ड करती हैं इन्वेस्टर के शेयर्स को। इन द इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, अब कितने में होता है, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। 2 डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो कि NSDL और CDSL, ठीक है। सेकंड, एक डिपॉजिटरी जो कि इंस्टीट्यूशन है। दूसरा क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेट करेंगी वो कौन है, ही ओपन द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर एंड मेंटेन द सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स। इंस्टीट्यूशन है, अब मुझे अपना अकाउंट खोलना है एंड मैं हूं इन्वेस्टर, तो मैं क्या करूंगी, अपने सिक्योरिटी का रिकॉर्ड रखूंगी कि मेरे जो शेयर्स प्राइस है वो इंक्रीज हो, और अपना अकाउंट बना के और अपने सिक्योरिटी को मेंटेन रखूंगी। तीसरा क्या है, इन्वेस्टर, ही इज द पर्सन हु वांट टू डील इन शेयर्स हुज नेम इज रिकॉर्डेड। इन्वेस्टर क्या होता है, जो इन्वेस्ट करता है और वो अपने जो भी उसका नाम होता है वो रिकॉर्ड होता है। इशूइंग द कंपनी,
जो कंपनी इशू कर रही है, दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इशू द सिक्योरिटी, दिस इशूइंग कंपनी से सेंड अ लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर टू द डिपॉजिटरीज। अब देखिए, इंस्टीट्यूशंस क्या होंगी, कंपनी क्या होंगी जिसने अपना अपना अकाउंट खुलाया है। मेरे साथ 10 लोगों ने अकाउंट खुलाया है, तो 10 लोगों को लिस्ट भेज दिया जाएगा, जिसके शेयर्स की प्राइस ज़्यादा होगी लोग उसके ज़्यादा शेयर्स खरीदेंगे। तो ये 4 प्लेयर जो होते हैं वो डिपॉजिटरी अकाउंट या पार्टिसिपेट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट में। ठीक है, अब बेनिफिट क्या है डिपॉजिटरी सर्विस से, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी सर्विस, चलिए क्या क्या है। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज किया जाता है, सेल भी किया जाता है, परचेज भी किया जाता है डिपॉजिटरी सर्विस में। इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट, और जो खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, बोरोअर और इन्वेस्टर। ठीक है, स्टॉक ऑफ एनी कंपनी ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वर्क हो रही है, तो इससे क्या होगा, टाइम सेव होगा। ईज इन ट्रेडिंग, इजी होगी ट्रेडिंग में, एक्सचेंज करने में। लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो मिडल मैन को दिया जाता था उसका कॉस्ट बच जाएगा। ठीक है, फिर नो काउंटर ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स, मतलब जो सर्टिफिकेट्स फिजिकल फॉर्म में दिया जाता था उसका वो चीज हट गया। ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ इन्वेस्टर इज नॉट रिक्वायर्ड इन स्टॉक एक्सचेंज। क्या पहले क्या किया जाता था, लोग जाते थे फिर उसको एक्सचेंज करते थे, वो खरीदते थे। अब ऑनलाइन, आप बॉम्बे में हूँ, मुंबई में हूँ, कोलकाता में कहीं पे हूँ, आपके पास नॉलेज है, आप शेयर को बाय और सेल कर सकते हो। रिस्क ऑफ मल्टीलेशंस एंड लॉस ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इज एलिमिनेटेड, वो जो सर्टिफिकेट दिया जाता था वो गुम हो जाता था, उसकी वजह से रिस्की था, तो ये सब चीजों को एलिमिनेट कर दिया गया है। ओके, अब डीमेट अकाउंट पहले हमने वैसे पढ़ लिया है, मैं आपको लेमन लैंग्वेज से समझाती हूँ। पहले जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बॉन्ड्स का एक्सचेंज बाय एंड सेल होता था वो फिजिकली फॉर्म में होता था। अब क्या डीमेट अकाउंट में क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन बाय एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी लाइक शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटीज का होता है, उसको डीमेट अकाउंट कहते हैं। ओके, बस सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लिए। अब बेनिफिट देख लेते हैं, बेनिफिट क्या होता है। देखिए बेनिफिट क्या है डीमेट अकाउंट का, रिड्यूस द पेपर वर्क, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है तो पेपर वर्क का कम हो गया है। एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर सच एज लॉस, थेफ्ट और डिले, ये फिजिकल फॉर्म में होता था तो डर था कि वो गुम ना हो जाए, चूहे ने काट नहीं लिया, क्या क्या सारी प्रॉब्लम्स को उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। एग्जेम्पशंस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी व्हेन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अब स्टैम्प ड्यूटी लगाया जाता था उस सर्टिफिकेट में, उसका भी एलिमिनेट कर दिया गया है। कंसेप्ट ऑफ ओल्ड लॉट स्टैंड अबॉलिश, ऑल स्टॉक ऑल लॉट स्टैंड जो होता था उसको अबॉलिश कर दिया, रूल्स होते थे। ठीक है, फिफ्थ है इंक्रीज द लिक्विडिटी थ्रू द स्पीडी सेटलमेंट, ऑनलाइन हो रहा है, टाइम बच रहा है, लोगों फिजिकली वर्क इधर उधर जाना नहीं पड़ रहा, तो इससे क्या होता है, वो स्पीडी मतलब जल्दी से जल्दी सेटलमेंट्स हो जाते हैं बायर और सेलर की वजह। ठीक है, चलिए और देखते हैं। सिक्स क्या है बच्चों, अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर एंड प्रमोटिंग द फॉरेन इन्वेस्टर, जब इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो फॉरेनर जो बाहर की कंट्रीज में है, इंडिया में, वो इन्वेस्ट करेंगे। पेटीएम में आप लोग इन्वेस्ट करते हो, क्या पेटीएम यहाँ प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये सब चीजें इजिली हो गया। ठीक है, सेवेंथ, सिंगल डीमेट अकाउंट कैन होल्ड द इन्वेस्टमेंट इन बोथ इक्विटी एंड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, देखिए इक्विटी शेयर्स, डेप्ट मतलब डिवेंचर्स, तो एक जो इंसान है, इन्वेस्टर है, वो क्या कर सकता है, इक्विटी में भी अपना अकाउंट खोल सकता है और डेप्ट में भी, डिवेंचर्स में भी खोल सकता है, तो ये इजी हो गया। ठीक है, इतना हौच पौच नहीं होगा। ट्रेडर कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, फॉरेनर भी वर्क कर रहे हैं, इंडियन भी वर्क कर रहे हैं, सारे वर्क कर रहे हैं। ठीक है,
Automatic credit into demat account for share arising out of bonus split consolidation merger। इसमें क्या होता है डीमेट अकाउंट में कि क्रेडिट, ऑटोमेटिक क्रेडिट, सबका पता चलता है कि किसकी क्रेडिट वर्दीनेस है, किसका शेयर प्राइस हाई है, उसकी वजह से ये भी हेल्पफुल हो गया है डीमेट अकाउंट से। इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, बहुत जल्दी, टाइम बच रहा है, कॉस्ट बच रहा है, लोगों को फिजिकली वर्क जाना नहीं पड़ रहा है, जल्दी जल्दी सारी चीजें हो रही हैं, तो डीमेट अकाउंट आने से ये बेनिफिट हो गया। अब ओपन कैसे करते हैं डीमेट अकाउंट, चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए, अगर आप कल को फ्यूचर में अपना शेयर्स बेचना चाहो या खरीदना चाहोगे तो आपको पता तो होना चाहिए कैसे अकाउंट्स बनाओगे। चलिए वो देखते हैं। डीमेट अकाउंट इज ओपन ऑन द सेम लाइन एज द बैंक अकाउंट। जैसे आप बैंक अकाउंट में अपने जो ओपन अकाउंट करते हो, बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, वैसे ही डीमेट अकाउंट में भी ओपन होता है। प्रिस्क्राइब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स अवेलेबल विथ डीपी नीड टू बी फिल्ड। एक फॉर्म दिया जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कि 2 हमने पढ़ा है, उनके दिया फॉर्म दिया जाता है, उसको आपको फिल करना है। स्टैंडर्ड एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स मतलब रूल्स रेगुलेशंस टू बी असाइंड बाय द क्लाइंट एंड द डीपी विच डील द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज। ठीक है, बोथ द पार्टीज, इन्वेस्टर जो बाय कर रहा है, जो सेल कर रहा है, उन दोनों के बीच में जो भी वो एग्रीमेंट्स हो गए, ऑब्लिगेशंस हो गए, जो राइट्स हो गए, उनके द्वारा साइन किया जाता है। अलोंग विद द फॉर्म द क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू अटैच फोटोग्राफ, attested copy of residence proof और proof of identity need to be submitted। बहुत सारी जो फॉर्मेलिटी, फोटो डालो, वो डालो जहां आप रहते हो, एड्रेस प्रूफ डालो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे कि हो गया आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, तुम जैसे आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हो वैसे ही। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, कि सेबी। ये जो सारे जो मार्केट वर्क करती हैं, फाइनेंशियल मार्केट में इतने सारे लोग हैं, बाय कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, इससे क्या होता है, फ्रॉड होने लग गया था मार्केट में, अनफेयर प्रैक्टिसेस हो गई थी, जो ब्रोकरेज था वो हाई अपना चार्ज करने लग गया था ब्रोकरेज फीस। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, रेगुलेटरी बॉडीज बनाई गई, ये गवर्नमेंट बॉडीज हैं, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और शॉर्ट में हम इसको सेबी बोलते हैं। इसका जो फीचर्स है बच्चों आएगा तो आप अच्छे से करिएगा। तो ये जब आप अपने आंसर्स लिखोगे तो चाहे फीचर्स आए कुछ भी आए, वैसे मैं आपको क्वेश्चन आंसर जब कराऊंगी बता दूंगी, बट जो ये नंबर्स होते हैं ना बच्चों कि कौन से डेट पे आए, ये सब लिखिएगा। ठीक है, तो सेबी स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। फर्स्ट कब एस्टैब्लिश हुआ था, 12 अप्रैल 1988। इन टर्म इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी, पहले क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी था टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एंड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस। इसको क्यों लाया गया, ताकि जब सिक्योरिटी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जब बाय एंड सेल हो एसेट्स का, तो उसमें क्या हुआ, हेल्दी हो, अनहेल्दी प्रैक्टिसेस ना हो, अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, कोई किसी भी प्रॉब्लम से लोग सफ़र ना करें, ताकि उनका जो मन है वो डाउन हो जाए और वो बाय और सेल ना करे, तो ऐसे इकोनॉमी कैसे इंक्रीज होगी, उसके लिए गवर्नमेंट ने सेबी को अपॉइंट किया। ठीक है, इट वॉज गिवन बाय द स्टैट्यूटरी स्टेटस। जब कोई भी बॉडी जब बाय द एक्ट के थ्रू आती है तो उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ओके बच्चों, अब स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना, 3 जनवरी 1992। 1992 में ये बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, एक्ट बन गया। ठीक है, थ्रू द ऑर्डिनेंस विच वॉज लेटर रिप्लेस बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट नोन एज सेबी एक्ट 1992। ठीक है, it seek to protect the interest of investor of new and second hand security। चाहे प्राइमरी मार्केट में आप इशू कर रहे हो शेयर्स, या फिर सेकेंडरी मार्केट में आप इशू कर रहे हो, कोई भी मार्केट में आप इशू कर रहे हैं, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी किसकी है, सेबी की है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स,
अब इसमें कौन कौन से कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से लोग वर्क कर रहे हैं, कैसे अपॉइंट होता है वो देख लेते हैं। अपॉइंटेड बाय जो सेबी का जो मेंबर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए जो प्रेजेंट सेबी का जो मेंबर है, वो चेयरमैन है, वो कौन है, आप प्लीज लिखिए। अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट होता है। ओके। ऑफिसर फ्रॉम द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर में जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो ऑफिसर्स होते हैं। फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक के जो मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंट होते हैं। अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए मेनली क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और जो लोग जो वर्क करते हैं, जो बनते हैं चेयरमैन, वो कौन से होते हैं, आरबीआई के जो मेंबर्स हो गए, या फिर यूनियन मिनिस्टर के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके मेंबर हो गए, तो वो अपॉइंट होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि जो चेयरमैन है, प्रेजेंट चेयरमैन है जो सेबी के, वो कौन है। ठीक है। रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए पढ़ लेते हैं। रोल क्या है, सेबी क्या रोल करता है, कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। दिस रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट एज अ वॉच डॉग्स, वॉच डॉग मतलब देखभाल करना कैपिटल मार्केट में, ठीक है, participants, and in the main purpose to provide such an environment of financial market that facilitate the effect and smooth working for the security of market। ये क्या है, देखभाल करता है फाइनेंशियल मार्केट दैट इज कैपिटल मार्केट में, एक एनवायरनमेंट देता है ताकि अच्छे से जो बाय एंड सेल हो रहा है एसेट्स का, वो अच्छे से कर सके, एक अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट देता है सेबी। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमी में जनरेट करता है मनी, और कैसे करेगा, अगर अच्छे से वर्क करेगा, बाय एंड सेल अच्छे से करेंगे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, उसी की वजह से इकोनॉमी इंक्रीज होगी। तो ये सब देखने का काम किसका है, सेबी का है। टू make this happen, it ensure that the three main participate of the financial market are taken care: issuer of security, investor and financial intermediaries। तीन लोग यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। देखिए, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है जिसको चाहिए, सिक्योरिटी इशूअर ऑफ सिक्योरिटी जो लेगा, इन्वेस्टर जो देगा, जो इशू करेगा, और फाइनेंशियल जो ब्रोकरेज, इन तीनों को अच्छे से वो वर्क कर रहे हैं, उसकी देखभाल का भाल की जिम्मेदारी कौन करता है, वो करते हैं, सेबी करते हैं। ओके, कि अच्छे से मार्केट में अच्छे से सब कुछ वर्क हो रहा हो। फर्स्ट है इशूअर ऑफ सिक्योरिटी, कौन है, दे आर entity in corporate field that raise fund from various source in the market. This organization makes sure that they get a healthy and transparent environment from this needs। जो इशूअर ऑफ सिक्योरिटी होती हैं, जो मार्केट में इशू करती हैं सिक्योरिटी शेयर्स बॉन्ड्स को, तो वो अच्छे से कर पाए, वो ट्रांसपेरेंट कर पाए, कोई उसमें इलीगल काम ना हो, वो हो गए। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टर आर दोज हु कीप द मार्केट एक्टिव, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई एक्टिव रहे। दिस रेगुलेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट दैट इज फ्री फ्रॉम द माल प्रैक्टिस। इन्वेस्टर कौन से होते हैं, जहां पे फील फ्री फ्रॉम माल प्रैक्टिसिंग। माल प्रैक्टिसिंग बच्चों क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है, उसने रेज किया, ठीक है, इशू, तो उसके जो मैनेजर होते हैं ना, वो अंदर के सारे जो भी उनका रूल्स रेगुलेशन होता है, अंदर के सारे इंफॉर्मेशन जिसने शेयर्स खरीदे उसको जाके बता देते हैं, और वो फिर उसी शेयर में उसी शेयर को बाय करेगा। तो ये अंदर की जो बातें होती हैं वो मार्केट में जाके रिलीज कर देना, ये सब ना हो, इन सब को भी अच्छे से देखने का काम किसका होता है, सीबी का होता है। ठीक है, टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ जनरल, अगर माल प्रैक्टिस नहीं होगा तो अच्छे से प्रॉफिट होगी, सारे जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं सबको प्रॉफिट मिलेगा, इससे मोटिवेट होंगे पीपल, और फिर वो बाय करेंगे शेयर्स। तो ये सब अच्छे से चले, ये सारी वर्क करती है सेबी। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, दीज आर द पीपल हु एक्ट एज अ मिडलमैन, ब्रोकरेज, जो ब्रोकर होता है वो बहुत
ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, उसको कंट्रोल करने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सेबी की। अब देखिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 मेन फंक्शंस होती हैं सेबी की: प्रोटेक्टिव फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस एंड डेवलपमेंट फंक्शन। चलिए वन बाय वन इसको पढ़ लेते हैं और इस क्लास को बाइंड अप करते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या होता है बच्चों? नेम सजेस्ट, नेम से जैसे पता लगना, सुरक्षा प्रदान करना, परफॉर्म बाय द सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। इंटरेस्ट, उसका इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, अदर फाइनेंशियल पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका भी, जैसे कि चेकिंग द प्राइस ऑफ राइजिंग, डिमांड एंड सप्लाई दोनों की अच्छे से हो, प्राइस जो हो अच्छे से डिसाइड हो उसको चेक करना। प्रिवेंट द इनसाइडर, मैंने बताया था ना कि जो मैनेजर है वो आके बाहर सबको बता रहा है, अच्छा इस कंपनी की जो शेयर है वो शेयर प्राइस डाउन हो रही है, मत इन्वेस्ट करो। तो इन सब चीज, इनसाइडर ट्रेडिंग जो हो रही है उसको स्टॉप करना। प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस, अच्छे से हो, सारे सारे जो अपने दिमाग लगा के वर्क कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो अपने नॉलेज के बेस पे करें। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी मैनेजर है उसके सारी इंफॉर्मेशन लोगों को आके बता रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं हो सकती। क्रिएट अवेयरनेस अमंग द इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें अवेयरनेस लाया जाए। ठीक है, ये सारे काम करती हैं सेबी। अब रेगुलेटरी क्या है? रेगुलेटरी मतलब रूल्स रेगुलेशंस बनाना। कैसे? डिजाइनिंग द गाइडलाइंस, कैसे गाइड, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स एंड कॉर्पोरेट्स। जो ब्रोकर है, जो इन्वेस्टर, जो इशूअर है, सारे अच्छे से वर्क करे, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर ऑफ द कंपनी, टेक ओवर जो कंपनी होती है उसके रूल्स रेगुलेशन बनाना। कंडक्टिंग द इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ द एक्सचेंज, आप लोगों ने सोचा होगा कि ऑडिटर आ रहा है, ऑडिट कर रहा है, उसके रूल्स रेगुलेशंस। रजिस्ट्रेशन, ब्रोकर का, जो ब्रोकर है वो मिडल मैन है, उसका भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो इलीगल काम ना कर रहा हो, उसका भी होना चाहिए। वो कितने प्राइस डिसाइड करेगा उस, वो भी सारे मेंशन होते हैं। ठीक है। सब ब्रोकर, मर्चेंट ब्रोकर, ठीक है। रजिस्टर एंड रेगुलेट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, सब चीज को, जैसे कैसे अकाउंट रजिस्टर करना है, हमने डीमेट अकाउंट में पढ़ा था, डीमेट अकाउंट कैसे रजिस्टर होता है, क्या होता है, सब कुछ को देखने का काम सेबी का होता है। ओके। डेवलपमेंट फंक्शंस क्या होता है? जैसे कि जैसे प्रैक्टिस डेवलपमेंट में क्या, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को इंक्रीज करना, स्किल इंक्रीज करना, ट्रेडिंग प्रोवाइड कराना। वैसे कैसे? प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेडिस एंड रिडक्शन ऑफ माल प्रैक्टिसेस, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, जो इन्वेस्टर कंपनी मार्केट में आ रहे हैं उनको ट्रेडिंग प्रोवाइड, उनके नॉलेज को इंक्रीज करना। बाय सेल म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम एएमसी थ्रू अ ब्रोकरेज, मतलब कि ये डायरेक्टली हो, बीच में बहुत सारे ब्रोकर ना हो, बहुत सारे मिडल मैन ना हो, डायरेक्टली सब कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीदा जाए, बेचा जाए। कैरी आउट द रिसर्च, एनकरेज सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे रिसर्च डेवलपमेंट कराना, रेगुलेट करना, सब चीज का काम यही होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो सेबी है उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बच्चों लास्ट टॉपिक है, बस 5 मिनट और क्लास फिनिश। ठीक है। प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करना। प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस, मैंने जो बताया था, सारी इंफॉर्मेशन जो मैनेजर है ला के दे रहा है उसको वो ऐसे ना करे, उसका माल प्रैक्टिस का। फेयर एंड प्रॉपर फंक्शनिंग, वो मार्केट में प्रॉपर बाय एंड सेल हो, इन सब का करना। तो यही है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं नोट्स जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना कि वो फर्दर वो भी इन्वेस्ट करना। माल प्रैक्टिस हो रही है, अन ट्रेडिंग, जो अन इंटरनल ट्रेडिंग है उसको हटाना। फेयर एंड प्रॉपर फंक्शनिंग, बाय एंड सेल हो प्रॉपर, इन सब चीजों का देखना। ठीक है। पावर ऑफ सेबी, ये देखिए कि सेबी जो इन्वेस्टर है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसके पास क्या क्या पावर है। व्हेन इट कम टू द स्टॉक एक्सचेंज,
SEBI has the power to regulate and approved by the law related to the functioning in the stock exchange. जैसे कि हमने देखा बच्चों कि SEBI है जो बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू बना है, तो इसके पास राइट है कि अच्छे से प्रॉपर इसके पास पावर है कि अच्छे से मार्केट को रेगुलेट करा जाए और ये जो डिसीजन लेगा वो लोग उसको मानेंगे. ठीक है. इट इज अ पावर टू असेस द बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन रखना किसका क्या है, कौन सी कंपनी ने फ्रॉड किया, जैसे कि माल्या भाग गया कंपनीज के बहुत सारे लोगों के पैसे लेके, तो ये सब कौन मेंटेन करता है, सेबी करती है. ठीक है. अकाउंट फॉर ऑल द एक्सचेंज एंड इट कैन अरेंज फॉर द पीरियोडिकल चेक. मतलब प्रॉपर चेक रखती है, नहीं कि 2 साल चेक, 1 साल चेक किया और 2 साल भूल गए. प्रॉपर डे टू डे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है. ठीक है. is working of stock exchange. It also conduct hearing, pass judgment if there are any malpractices deducted on the. ये मतलब कोर्ट के थ्रू भी, कोर्ट लॉ बनाता है, कोर्ट के थ्रू भी जैसे वर्क करता है. जैसे कि किसी कंपनी ने बहुत ज्यादा फ्रॉड कर लिया और कोई उसके अगेंस्ट कंप्लेन किया, जैसे कि माल्या भाग गए तो लोगों के बहुत सारे पैसे लेके भाग गए, तो सब लोगों ने कंप्लेन किया सेबी के पास, तो सेबी ने उसके जजमेंट्स को पास किया. ये सब भी पावर सेबी के पास होता है. ठीक है. और देख लेते हैं. It has the power to completely regulate all the aspects of insider trading. Insider trading ना हो इन सब की, अगर कोई कर रहा है तो उस पे पेनल्टी, चार्जेस, एक्सक्लूशन ऑफ कंपनी इज कॉच डूइंग सम अनएथिकल. अगर कोई कंपनी अनएथिकल वर्क कर रही है उसको हटा देना, उसको अबॉलिश करा देना, ये सब काम करती हैं. उसके पास पावर है. इट कैन ऑल्सो मेक कंपनी लिस्ट देयर शेयर इज मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज इफ दे सी दैट इट विल बी बेनिफिशियल टू द इन्वेस्टर. ये कितने स्टॉक एक्सचेंज, कितने शेयर्स मार्केट में, ये सारे रेगुलेट करता है सेबी. ठीक है. Coming to the investor protection, SEBI has the power to draft legal rule to ensure that protection of general public. कोई भी कंपनी जनरल पब्लिक से फ्रॉड ना कर ले, वो भी सेबी वर्क करता है. ठीक है. इट has power to regulate the registration of broker and other middlemen who will be deal by the. सेबी के पास पावर होती है कि हमने अकाउंट देखा कि डिपॉजिटरी अकाउंट बनाता है, डीमेट अकाउंट बनाती हैं, तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशंस है नहीं है, इन सब का भी रेगुलेट करना किसके फंक्शन में है, सेबी में है. सो बच्चों यहीं पे हम अपनी क्लास फिनिश करते हैं. तो टेलीग्राम पे जाइए, अभी जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए. नाम है एड्यूग्रोन क्लास 12th. वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा. कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे बोल सकते हैं, मैं उसका वीडियो आपको लाऊंगी. कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम चाहिए, कैरियर के रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. टेलीग्राम द बेस्ट मीडियम है कि हम दोनों अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन हम बताए. सारी टीम है यहाँ पे, एक्सपर्ट हैं, सब आपको गाइड करेंगे. तो अच्छे से पढ़िए, एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, इधर उधर मत जाइए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए. यहाँ पे आपको सब मिलेगा. ठीक है. तो हम चैप्टर यहीं पे फिनिश करते हैं इस लेक्चर को. और अगर आपने पहले चैप्टर्स नहीं देखा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो कि फाइनेंशियल मार्केट भी हो गया है, इन सबको अच्छे से दे जाइए, रिवाइज करिए, नोट्स लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर्स की क्लास लेंगे. उसमें क्या होगा, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, वो सब के बारे में गाइड करूंगी. ठीक है. ओके, थैंक यू, टेक केयर.